उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था बेलापुर, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। उस गांव की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि वहां की फसलें दूर दूर तक मशहूर थीं। सुबह होते ही खेतों में किसान हल चलाते और कुछ दिन बाद ही हरे भरे खेतों में सब्जियों की खुशबू फैल जाती। टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च, लौकी, हर तरह की सब्जी यहाँ खूब होती थी। इसी वजह से शहरों से व्यापारी ट्रक लेकर आते और किसानों से सब्जियां खरीद कर ले जाते। सभी गांव वाले ये देखकर खूब खुश होते थे। ऐसे ही एक रोज, अरे भाई, इस बार तो हमारी भिंडी की फसल भी खूब हुई है, अच्छी कमाई होगी हमारी। हाँ भाई, शहर वाले व्यापारी तो कल ही बोले थे कि बेलापुर की सब्जियों का कोई जवाब नहीं। हाँ, वो तो हो गई। आखिर हम लोग इतनी मेहनत भी करते हैं और ऊपर वाले की कृपा से हमारे यहाँ के खेतों की खेती भी कितनी लाजवाब है। तभी उनकी पत्नियां उन्हें आवाज देते हुए कहती हैं, अजी खाना बनकर तैयार है, आपकी गप्पे खत्म हो गई हो तो घर आकर खाना खा लीजिए। हाँ, आया सरोज। ऐसे ही एक एक कर बाकी की पत्नियां भी आवाज देने लगी। फिर सभी किसान खुशी खुशी अपने घर चले गए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद अचानक जैसे एक अजीब बीमारी उन फसलों में फैल गई। एक सुबह जब मनोहर अपने खेतों में गया तो वहाँ का नजारा देख हैरान ही रह गया। अरे ये क्या हो गया? मेरी सारी भिंडी की फसल सूख गई। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा अब मेरा। हे भगवान, ये क्या? मेरे टमाटर के पौधे भी काले पड़ गए। जाने किसकी नजर लग गई हमारे खेतों को। अब क्या होगा? अब कुछ ही दिनों में पूरे गांव के खेत खराब हो गए। अब हम क्या करेंगे? खेत ही खराब हो गए तो घर कैसे चलेगा? व्यापारी भी अब नहीं आएंगे, सब्जी ही नहीं है बेचने को। अब हम खुद क्या खाएंगे और अपने परिवार को क्या ही खिलाएंगे? अब गांव के हर घर में यही चिंता थी, क्योंकि उस गांव में हर इंसान बस खेती करना ही जानता था, क्योंकि सबके पूर्वज यही काम करते थे। इसके अलावा वो और कुछ काम करते ही नहीं थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सरोज, अब क्या होगा? एक तो सारी फसल खराब हो गई है और ऊपर से कुछ समय बाद बेटी की शादी भी रख दी है। ऐसे तो काफी मुश्किल हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए जी, ऊपर वाला हमें जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। पापा, आप परेशान मत होइए, आप मेरी शादी मंदिर में ही करवा दीजिएगा। बेकार में आपको खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो कैसी बातें करती है बिटिया, तू हमारी इकलौती बिटिया है तो हम तेरी शादी ऐसे कैसे होने देंगे? ऊपर से लड़के वालों ने हमसे दहेज की मांग नहीं की, ये उनकी खूबी है। लेकिन बारातियों का स्वागत ही तो अच्छे से करने के लिए कहा है। अगर हम वो भी नहीं कर पाए तो क्या ही इज्जत रह जाएगी हमारी। जहाँ मनोहर परेशान था, ऐसे ही घर के बाकी लोग भी चिंता में थे। उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी गांव में एक किसान था बंसीराम, जो कि आलू की खेती करता था। उसके यहाँ का भी यही हाल था, लेकिन उसे एक सुकून था कि कम से कम उसका बेटा शिवम शहर में रहकर नौकरी करता था, जो कुछ पैसे उन्हें हर महीने भेज दिया करता था। शिवम के साथ ही शहर में एक लड़की उसकी कंपनी में काम करती थी, जिसका नाम था नेहा। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और शिवम उससे शादी कर अपने गांव ले आया। नेहा शहर में पली बढ़ी थी और पढ़ी लिखी भी थी। गांव के लोग शहरी बहू को देखकर बातें बनाने लगे, क्योंकि अभी तक उस गांव में कोई शहरी बहू नहीं आई थी। अरे, उस विमला का बेटा तो कोई शहरी बहू उठाकर ले आया। लो, फिर तो हो गया बेड़ा गर्क। एक तो वैसे ही वो उनका इकलौता लड़का है और ऊपर से वो शहर की बहू उठाकर ले आया। अब तो ना जाने क्या ही हाल होगा उनके घर का। अरे हाल क्या होगा, शहरी तितली है, पढ़ी लिखी होगी, 4 दिन में उनके बेटे को लेकर फुर्र हो जाएगी और फिर बूढ़े बुढ़िया अकेले रह जाएंगे और क्या। शहर से आई लड़की को देखकर वो सब बिना सोचे समझे बातें बनाने लगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिनके बारे में वो ये सब कह रहे हैं असल में वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। अब कुछ दिन तक नेहा उसी गाँव में रही, लेकिन धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि उनके घर के साथ साथ बाकी गाँव के लोग भी उदास हैं। फिर एक रोज उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी एक बात बताइए, गाँव में सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? फिर सास ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं बहू, पूरे गांव के खेत खराब हो गए हैं। अब लोगों के पास कमाने का कोई सहारा नहीं बचा। हमारे पास तो एक सहारा हमारा बेटा भी है, जो शहर में नौकरी करता है, लेकिन बाकी सब गांव वाले तो बस उस खेती पर ही निर्भर हैं। अपनी बची खुची कमाई से ही जैसे तैसे वो सब घर खर्च चला रहे। न जाने कौन सा कीड़ा लग गया उन सबके खेतों में। जितनी बार भी उन खेतों में फसल करो वो खराब ही हो जाती है। नेहा को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। अब उसने सोचा कि कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे गांव वालों की मदद हो। इसके बाद अगले दिन नेहा छत पर कपड़े सुखाने गई। वहां से उसने पूरे गांव की छतें देखी। हर घर की छत बड़ी बड़ी और खाली थी। उसी समय उसके दिमाग में एक विचार आया, कमाल है, यहाँ सबकी छतें इतनी बड़ी बड़ी हैं, ये लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? फिर वो जल्दी से नीचे आई और इस बारे में अपनी सास से बात करने लगी। माँ जी, अगर खेत खराब हो गए तो क्या हम छत पर सब्जियां नहीं उगा सकते? छत पर खेती? अरे बहू, ये कैसी बात कर रही हो? फिर शाम को जब बंशीराम और गांव के कुछ लोग घर आए तो नेहा ने वही बात दोहराई, बाबूजी, अगर हम छत पर मिट्टी भरकर खाद देकर सब्जियां उगाएं तो क्या पता छत पर की गई खेती अच्छी हो जाए।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? ये तुम्हारे शहर के फ्लैट की बालकनी नहीं है जहाँ 2-4 गमले टांग कर तुम उसमें धनिया उगा लो तो खुद को बड़ा होशियार समझने लगो। फिर ये बात सुनकर नेहा चुप हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर अगले दिन नेहा ने अपने घर की छत पर जाकर मिट्टी भरी और बीज बो दिए। बहू, तुझे क्या लगता है इससे सच में कुछ होगा? माँ जी, कोशिश करने में क्या जाता है? ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। अब धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे। फिर एक दिन पड़ोस की कमला छत पर आई। उसने देखा कि नेहा की छत पर टमाटर, मिर्च और धनिया के पौधे लगे हैं। अरे बहू, ये क्या कमाल देख रही हूँ मैं, ये सब सच में उग रहे हैं। हाँ चाची, थोड़ी मेहनत और सही देखभाल से सब हो सकता है। देखना, अब तो हम छत पर ही खेती करेंगे। ये देखकर वो बड़ी खुश हुई। फिर धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि विमला की शहरी बहू ने तो छत पर ही खेती कर डाली। लोग अब नेहा की छत देखने आने लगे। अरे, ये तो सच में खेती हो रही है। हाँ, अगर हम भी ऐसा करें तो शायद कुछ फायदा हो जाए। अब उसकी देखम देखी कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भी अपनी छतों पर खेती करना शुरू कर दिया और नेहा से छत पर खेती करने की सीख लेने लगी। हाँ काका, रोज थोड़ा पानी दो और इनकी अच्छे से देखभाल करो। अब धीरे धीरे गांव के हर घर की छत पर हरी भरी सब्जियां उगने लगी। फिर एक दिन शहर के व्यापारी फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि खेत तो खाली है, लेकिन हर घर की छत पर सब्जियां लटक रही हैं। अरे, ये कैसी खेती है? ये हमारी नई बहू का आइडिया है। वाह, बड़ी समझदार है आपकी बहू। अब उन व्यापारियों ने उनसे खूब सारी सब्जियां खरीद ली। अब गांव वालों की फिर से कमाई होने लगी। पहले जो लोग उस शहरी बहू की बुराइयां करते थे, अब वो उसकी तारीफ करने लगे। आज अगर हमारा गांव फिर से संभला है तो उस शहरी बहू की वजह से। हमने बेकार में ही उसे कितना भला बुरा कहा। चलो, अभी नई बहू के घर चलकर उसे धन्यवाद देते हैं। बहू, पहले हमने तुम्हें बेवकूफ समझा था, लेकिन आज तुमने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मिलकर मेहनत की है काका। हाँ बहू रानी, अब हमारी छतें ही हमारा खेत बन गई हैं, हमारा रोजगार बन गई है। सभी ने नई बहू को खूब सारा धन्यवाद दिया, साथ ही उसकी खूब तारीफ भी की। और उस दिन से बेलापुर गांव सिर्फ खेतों की खेती के लिए ही नहीं, बल्कि छत वाली खेती के लिए भी मशहूर हो गया। कुछ समय बाद मनोहर काका की बेटी की शादी का दिन भी आ गया। मनोहर की छत पर खेती करके अच्छी खासी कमाई हो गई थी। उसने अच्छे से बारातियों के खाने पीने का इंतजाम किया। सभी बारातियों ने उनकी खूब तारीफ भी की। किसी ने सच ही कहा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है और कभी कभी नया विचार ही सबसे बड़ी उम्मीद बन जाता है। बेलापुर गांव के अंदर कृष्ण नाम का एक किसान रहा करता था, जिसकी 4 बेटियां थीं। किसान बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने अपनी चारों बेटियों का घर बसा दिया था। उसकी 2 बेटियां एक ही घर में गई थीं और बाकी की 2 बेटियां अलग अलग घर में ब्याह करके अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही थी। एक दिन कृष्ण खेतों की तरफ जा रहा था। वो बहुत खुश था। उसे खुश देखकर रास्ते में मिले हुए उसके दोस्त हरिया ने कहा, क्या बात है किशन, आज तुम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। किस बात की इतनी मुस्कान है चेहरे पर? ये तो संतुष्टि की मुस्कान है भैया। अपनी चारों बेटियों का ब्याह कर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर कि मेरी चारों बेटियाँ अपने घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही हैं। हाँ भाई, एक तरफ तुम इतने ज्यादा खुश हो और एक तरफ मेरा निकम्मा बेटा हर दिन उसे गालियाँ देते हुए मेरा दिन बीतता है, लेकिन वो है कि कोई काम काज करने को राजी नहीं। याद है तुम्हें जब तुम्हारे एक लड़का हुआ था और फिर मेरे घर में 4 लड़कियों का जन्म हुआ था, तो तुमने मुझे कितना सुनाया था कि लड़कियां बोझ होती हैं और सारी जिंदगी सर पर कर्ज रखती हैं। लेकिन देखो, असली कर्जदार तुम हो। मेरी बेटियां कभी भी मुझ पर बोझ नहीं हुई, वो मेरे लिए हमेशा लक्ष्मी का रूप रही हैं। किशन अपनी चारों ही बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। कृष्ण की पत्नी कुछ सालों पहले स्वर्ग से धार गई थी। कृष्ण ने हाल ही में अपनी फसल बेची थी। एक दिन उसे चारों लड़कियों का कॉल आता है कि वो चारों गर्भवती हैं और वो अपने मायके में रुकने के लिए आ रही हैं। और 1 हफ्ते बाद ही चारों बेटियां मायके में रुकने के लिए आ जाती हैं। हम चारों अब 9 महीने के लिए मायके में ही रहने वाले हैं। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना पिताजी? हमारी ससुराल में ये रस्म होती है कि पहला बच्चा मायके में ही होता है, इसलिए पिताजी हम चारों बेटियां इसी घर में रहने वाली हैं। तुम चारों ने ऐसा सोचा भी कैसे बेटा कि तुम चारों मुझ पर बोझ हो सकती हो? मैंने हमेशा अपनी बेटियों को दिल से पाला है और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, इसीलिए दोबारा ऐसा बोलने से पहले सोच लेना। किशन की इस बात को सुनकर चारों बेटियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। किशन ने ये सब बोल तो दिया था, लेकिन किशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी 4 बेटियों की देखभाल कैसे करेगा, क्योंकि गरीब किशन के पास में अब इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी 4 बेटियों को अच्छा आहार खिला सके। क्योंकि बूढ़ी हड्डियों में अब जान कम होने की वजह से उसकी फसल बिकने पर उसकी कमाई भी कम हुई थी और उसकी सारी जमा पूंजी उसकी 4 बेटियों की शादी में लग गई थी।
हर बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखे और उसका अच्छे से ख्याल रखे, लेकिन मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी 4 बेटियों का कैसे ध्यान रखूं। उन्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाना है ताकि उनके बच्चे को कोई नुकसान ना हो। कोई बात नहीं, भले ही मुझे अपना ये टूटा फूटा घर भी क्यों ना बेचना पड़े, अपनी बेटियों के लिए ये करने से पहले भी मैं एक पल नहीं सोचूंगा। किशन ऐसे ही अपने सारे जमा किए हुए पैसे से 1 महीना अपनी बेटियों को बढ़िया से बढ़िया खाना खिला देता है और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ऐसे एक दिन वो अपने खेतों की तरफ जा रहा था। तुम्हें पता है किशन भाई, मेरे बेटे की तो फैक्ट्री में नौकरी लग गई है 10,000 रुपए की। आज नहीं तो कल वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटियां तुम्हारे किस काम आएंगी। अभी देखो, उनके गर्भवती होने पर भी तुम्हें उनकी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही हैं। अगर यही एक लड़का होता तो कम से कम तुम्हें उम्र भर कमा कर तो देता। कोई बात नहीं, बाकी ये बात बाद में बता देंगे कि लड़कियां बोझ होती है या नहीं। अभी मुझे मेरी 4 गर्भवती बेटियों का ध्यान रखना है, इसीलिए मुझे तुमसे किसी भी बारे में बात नहीं करनी। गरीब किसान ये बोलकर अब अपने खेतों में चला जाता है। वहीं उसकी 4 गर्भवती बेटियां अपने घर में बैठकर आपस में बात कर रही होती हैं। मुझे पिताजी के लिए बहुत बुरा लगता है, अब तो माँ भी नहीं है उनका साथ देने के लिए और हम 4 गर्भवती बेटियां भी उन पर बोझ बनकर आ गई हैं। हमारे पिताजी किसान हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमारा खर्चा उठा सके। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम भी पिताजी का साथ दे सके और हमारे ससुराल वालों को इसकी भनक भी ना हो। लेकिन हम आखिर ऐसा क्या करें? तभी सबसे छोटी बेटी स्नेहा को एक तरकीब सोचती है और वो कहती है, एक तरीका हो सकता है जिससे हम पिताजी का साथ दे पाएंगे। दीदी, दिवाली आ रही है, अगर हम घरों से दिए बनाकर बेचे तो ज्यादा किसी को पता भी नहीं चलेगा और पिताजी की मदद हो जाएगी। और रही हमारे ससुराल वालों की बात, तो हम उन्हें इस बारे में बताएंगे ही नहीं। हम सबने ताई से दिए बनाना सीखा था, ये काम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद 4 बेटियां अब यही काम शुरू कर देती हैं। वो किशन को कुछ भी नहीं बताया करती। 4 बेटियां पहले मिलकर पूरे घर का काम किया करती और उसके बाद दिए बनाकर गांव के अलग अलग हिस्सों में बेचा करती। ऐसे ही 7 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन उन्हें दिए बेचते हुए कृष्ण का दोस्त हरिया देख लेता है और वो कृष्ण के पास जाकर कहता है, किशन भाई, तुम यहाँ खेतों में मेहनत कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी 4 गर्भवती बेटियों का बोझ नहीं उठा पा रहे, इसीलिए तुमने उन्हें काम पर लगा दिया। अगर पैसे की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने अपनी बेटियों को शादी से पहले कभी काम नहीं करने दिया, तो मैं अब उन्हें काम क्यों करने दूंगा? लो जी, कर लो बात। तुम तो ऐसे भोले बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी बेटियां कई महीनों से गांव में दिए बेच रही हैं और मैंने उन्हें खुद परसों देखा। मुझे तो मेरी पत्नी ने पहले ही बताया था, लेकिन मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। मुझे लगा था कि किशन खुददार है, वो अपनी बेटियों से काम नहीं करवाएगा, लेकिन उसने तो अपनी गर्भवती बेटियों को भी नहीं छोड़ा। ये बात सुनकर किशन हैरान हो जाता है और उसके बाद वो अचानक ही दोपहर के समय घर जाकर देखता है तो उसकी 4 गर्भवती बेटियां बैठकर दिए बना रही थी। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटियों से कहता है, ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी रखी है जो अब तुम अपने गरीब पिता की गांव में बदनामी कर रही हो? लोग कहते हैं कि एक गरीब पिता अपनी 4 गर्भवती बेटियों को बैठाकर खिला भी नहीं सकता। नहीं पिताजी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस हम आपका साथ देना चाहते थे। अगर हमारी जगह आपका बेटा होता तो वो भी तो आपका साथ देता, पर लोग हमें गलत कहते हैं क्योंकि हम लड़कियां हैं। बेटा कभी गलत नहीं होता, पर अक्सर बेटियों को गलत क्यों कहा जाता है? जब लड़कियां घर का काम करती है तो उसे सौभाग्य समझा जाता है, लेकिन वही लड़कियां अगर बाहर जाकर काम करने लगे तो समाज तरह तरह की बातें बनाने लगता है। किशन को अपनी 4 गर्भवती बेटियों की बात बिल्कुल ठीक लगती है, जिसके बाद किशन अपनी 4 बेटियों से कहता है, ठीक है मेरी बच्ची, अगर तुम्हें दिए बनाने हैं तो तुम बना सकती हो, लेकिन तुम गांव में दिए बेचने नहीं जाओगी। मैं सुबह से शाम तक खेती किया करूंगा और उसके बाद शाम से लेकर रात तक तुम्हारे बनाए हुए दिए खुद बेचा करूंगा। 4 बेटियां किशन की इस बात पर हाँ भर देती हैं, जिसके बाद में ऐसे ही अब वो 4 बेटियां मिलकर दिए बनाकर रख दिया करती। शाम को किशन खेतों से वापस आता, उसके बाद दिए बाजार में बेच दिया करता। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते। एक दिन हरिया रोते हुए उनके घर आता है और कहता है, किशन भाई, मेरी मदद करो। मेरे बेटे ने मुझे धोखा दे दिया। जिसको मैंने राजकुमार की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, वो मेरी पत्नी के सारे गहने और हमारे घर का सारा पैसा लेकर भाग गया अपनी पड़ोसन के साथ, और अब मेरी पत्नी इस वजह से सदमे में आकर बीमार पड़ गई और मेरे पास उसे अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं है। आप तो हमेशा मेरे पिताजी को 4 लड़कियां होने का ताना देते थे ना, अब क्या गुल खिलाया आपके लड़के ने? देख लिया ना आपने। शांत हो जा बेटी, ऐसे समय में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, तू गर्भवती है, अगर तू इस तरह के कड़वे बोल बोलेगी तो तेरे बच्चे पर भी यही असर पड़ेगा। शांत हो जा बेटी। पिताजी, हमने जब खुद दिए बेचे थे तो कुछ पैसे जमा किए थे जो कि हमने आपको देने की सोचा था। मैं वो पैसे निकाल कर लाती हूँ, हम हरिया काका को वो पैसे दे देते हैं और आप जाइए और काकी का इलाज करवा लीजिए। अब किशन हरिया के साथ जाता है और उसकी पत्नी को लेकर अस्पताल में भर्ती करवा देता है। ऐसे ही अब हरिया को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो किशन और उसकी 4 बेटियों से माफी मांगता है, जिसके बाद अब 4 बेटियां 4 बच्चों को जन्म देती हैं और उसके बाद अपने घर रवाना होते हुए कहती हैं, पिताजी, आप हमारे लिए सब कुछ है। आपके साथ रहते हमें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमारी माँ नहीं है। आपने सच में हमेशा हमें अपना भाग्य समझा है, बोझ नहीं।
अब किशन की चारों बेटियां अपने अपने ससुराल में चली जाती हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती हैं। और वही कृष्ण अब किसी के भी कर्ज में नहीं था, क्योंकि उसकी बेटियों ने और उसने मिलकर इतना पैसा जमा कर लिया था कि किशन अपना बुढ़ापा आराम से गुजार सके।